अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले बात करेंगे बुशरा बीबी की रिहाई पर और उनके ऊपर जो टाउट किस्म के सहाफ़ी तबसरे किया करते थे उस पर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद दो तीन अहम खबरें और आपके सामने रखेंगे। टाउट सहाफ़ी कहा करते थे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बुशरा बीबी वादा माफ़ गवाह बन रही हैं। वो कह रहे थे कि आज वादा माफ़ गवाह बनी और कल वादा माफ़ गवाह बनी। वो इमरान खान को छोड़ देंगी, वो उनसे खुला ले लेंगी, उनसे तलाक ले लेंगी और अलहदा हो जाएंगी और इमरान खान फंस जाएंगे और ये होगा और वो होगा। यानी इन्होंने हर तरह की फस्तायत की, मुनाफ़क़त की, झूठ बोला, मक्कारी की, जो इनका वतीरा है। क्योंकि जब इन्हें लिफाफा दिया जाता है तो फिर लिफाफा देने वालों के कुछ मुतालबात भी होते हैं, जबकि जो हकीकत है वो ये है कि बुशरा बीबी जैसी बहादुर, निडर, बावफा, बाहिम्मत खातून बहुत कम देखी गई हैं, जिन्होंने खुद हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पिटीशन दायर की। उस पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे बनी गाला से, जिसे सब जेल करार दिया गया था, अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। उनका कहना था, पिटीशन में उन्होंने लिखा कि मैं अपनी जमात के आम ख़वातीन कारकुनान की तरह जेल में अपनी सज़ा जो इन्होंने मुझ पर झूठे केसेस के ज़रिए दी है, मैं उसे जेल में रहकर गुजारना चाहती हूँ। मुझे इस हुकूमत से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं चाहिए। उनका कहना था कि अगर मेरी पार्टी की ख़वातीन लीडरान, उनका इशारा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ था और इसी तरह से दीगर कई ख़वातीन थीं, तो उन्होंने कहा कि अगर वो जेल में रह सकती हैं तो मैं भी जेल में रह सकती हूँ। इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए जो ये कह रही है अब कि डील के ज़रिए से बुशरा बीबी वापस आई हैं। अगर उन्होंने डील करनी होती तो वो एक दिन भी जेल में ना रहती। अगर इमरान खान को डील करनी होती तो वो 16 महीने से जेल में कैद ना होते। ये लोग डीलर नहीं हैं, ये लीडर हैं। आप जो बात कर रहे हैं, जो मरियम नवाज़ ने की थी, मरियम नवाज़ की जेल आपने देखी थी, या नून लीग की जेलें देखी हैं, नवाज़ शरीफ की जेल देखी थी। अगर कहा गया था कि मैं इनका एसी उतरवाऊंगा तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नवाज़ शरीफ के सेल में, उसके कमरे में एसी लगा हुआ था तो तभी कहा गया था ना कि एसी उतरवाऊंगा। तो इसका मतलब है कि उनकी जेल एक 7 स्टार होटल से कम नहीं थी। जबकि आपने जो बुशरा बीबी को, इमरान खान को जितना जुल्म करके देखना था आपने वो देख लिया, मगर वो नहीं टूटे। बुशरा बीबी ने मजीद कहा था कि मैं इमरान खान का सहारा बनूंगी, मैं इमरान खान को टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि ये लोग कहा करते थे कि अगर बुशरा बीबी को जेल में डाल दिया गया तो इमरान खान टूट जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक इज़्ज़तदार शख्स ये गवारा नहीं कर सकता कि उसकी अहलिया को बोगस केसों में पाबंद सलासल रखा जाए। मगर बुशरा बीबी ने खुद कहा कि मैं इमरान खान को टूटने नहीं दूंगी और इमरान खान भी टूटने वाली चीज़ ही नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने बड़ी कोशिशें करके देख ली और अब जब कुछ नहीं बना तो अब डील का तासुर दिया जा रहा है। जो डील करने वाले होते हैं वो इतना अरसा जेल में नहीं रहते, वो हर तरह की सख्तियां बर्दाश्त नहीं करते। वो तो पहले ही जाकर डील कर लेते हैं नवाज शरीफ की तरह, और उनको लेने के लिए फिर दूसरे ब्रादर ममालिक भी पहुंच जाते हैं। इमरान खान ने ना किसी को अप्रोच किया, ना वो अप्रोच करेंगे। तमाम केसेस जो इन्होंने 200 से ज़ायद केसेस बनाए थे वो तमाम उन्होंने मेरिट पर लड़कर अब तक जिनमें बरी हुए हैं या जिनमें जमानतें हुई हैं, सब कुछ मेरिट पर हुआ है। तो इसलिए जो बुशरा बीबी हैं उनके इन 264 दिनों के दौरान ना तो उन्होंने एक दफ़ा हॉस्पिटल जाने की ख्वाहिश का इजहार किया,
نہ ان کے پلیٹلیٹس کبھی کم ہوئے، نہ ان کا بی پی لو ہوا، نہ بی پی ہائی ہوا، نہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کہیں اور شفٹ کیا جائے، بلکہ انہوں نے تو خود پٹیشن دائر کی، جیسا میں عرض کر چکا ہوں۔ اب بشریٰ بی بی کا مقابلہ مریم سے یا نون لیگ کی کسی اور لیڈرشپ سے کرنا سراسر بے وقوفی اور زیادتی ہے، کیونکہ انہوں نے ثابت کیا کہ یہ ایک بہادر اور نڈر لیڈر کی اہلیہ ہیں، اور پوری دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ قاضی فائز کا سیاہ ترین دور اختتام پذیر ہوا۔ آج وہ سپریم کورٹ سے نکل جائیں گے۔ انہوں نے جو اپنے اس 1 سال سے زائد عرصہ کے دوران جو پاکستان پر ظلم ڈھائے، جو انسانی حقوق کی پامالیاں کی گئیں، ان کے ہوتے ہوئے، ان کے علم میں لائے ہوئے، انہیں سب کچھ پتا تھا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ذہنی مریض، یہ نفسیاتی مریض، یہ نرگسیت کا شکار شخص، یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا شخص آج سپریم کورٹ سے نکل جائے گا۔ اور اس کے پیچھے اگر جسٹس یحییٰ آفریدی نے تحقیقات کروائیں تو بہت کچھ نکلے گا، جو مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ان کی اہلیہ نے اثر و رسوخ استعمال کیا ہائی کورٹس کے ججز کے اوپر، اے ٹی سی کے ججز کے اوپر۔ اس کی اگر دیانتداری سے، ایمانداری سے، شفافیت سے انکوائری کروائی گئی، تفتیش کروائی گئی تو بہت کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب ظلم دیکھیے، ستم ظریفی دیکھیے کہ بنیادی انسانی حقوق کی یادگار جو قاضی فائز نے سپریم کورٹ میں تعمیر کروائی، اسے تیزی سے مکمل کرنے کا کہا گیا، اور آج امید ہے کہ اس بنیادی حقوق کی یادگار کا افتتاح بھی یہی پاگل شخص کرے گا۔ جس شخص نے اپنے دور میں اتنے انسانی حقوق پامال کیے، خواتین کی عزتوں کو پامال کیا گیا، چادر چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا گیا، شخصی آزادی کو پامال کیا گیا، جس طرح سے اجتماع کی آزادی تھی، احتجاج کی آزادی تھی، جلسے جلوس کی آزادی تھی، سب کچھ سلب کر لیا گیا۔ تحریک انصاف کے کارکنان کو جس طرح سے جیلوں میں ٹھوسا گیا، بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں جیلوں میں رکھا گیا، ایسی جگہ پر انہیں ٹھوسا گیا کہ جہاں پر ان کے رکھنے کی گنجائش نہیں تھی، جہاں 50 لوگوں کی گنجائش تھی وہاں 200 لوگوں کو بھرا گیا۔ اور اب یہی شخص بنیادی حقوق کی یادگار کا افتتاح کرنے جا رہا ہے۔ یہ کتنا ظلم ہے ہمارے ملک میں کہ لوگ کہتے کچھ ہیں، اندر سے وہ نکلتے کتنے منافق اور گھٹیا ہیں۔ کہنے کو تو بڑے بڑے بھاشن دیے جاتے ہیں، لیکن جب ان کی اصلیت سامنے آتی ہے تو وہ اتنی بدبودار شخصیت کے مالک نکلتے ہیں کہ ان کے جانے پر لوگ خوشی کے شادیانے بجاتے ہیں۔ یہ وہ واحد چیف جسٹس ہے جس نے ایک بھی فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں نہیں دیا، اور یہ وہ واحد اور بدقسمت، بدبخت چیف جسٹس ہے جس نے ایک بھی فیصلہ نون لیگ کے خلاف نہیں دیا۔ تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو قاضی کے سامنے تحریک انصاف کے کیسز لگے، اس میں قاضی نے بری طرح سے تحریک انصاف کو ڈیمیج کیا، تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دیے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا کیس قاضی کے سامنے لگا، قاضی نے انصاف نہیں دیا۔ نااہلی ختم کرنے کا کیس قاضی کے سامنے لگا، تحریک انصاف کے خلاف لگایا۔ جوڈیشری سے آروز لینے کا کیس تحریک انصاف نے قاضی کے سامنے لگایا، قاضی نے اسے رد کر دیا اور کہا کہ یہ بیوروکریسی سے لگائے جائیں گے، اور بیوروکریسی سے لگائے گئے ریٹرننگ افسران نے جو 8 فروری کو گل کھلائے، وہ ساری دنیا اس پر، پاکستان پر تھو تھو کر رہی ہے، مگر یہ شخص اس پر اڑا رہا، اور اس نے کہا کہ یہ کون ہے جو اعتراض کر رہا ہے کہ بیوروکریسی سے آروز نہیں لینے چاہیے۔ 63A کا کیس قاضی کے سامنے لگا، جلد بازی میں لگایا،
हुकूमत को इसने रास्ता हमवार करके दिया। इसी 63 की बुनियाद पर हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के, अख्तर मैंगल साहब के और जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के लोगों को ख़रीदा और 26वीं आइनी तरमीम करवाने में किसी हद तक कामयाब हुए। जिस तरह हुआ वो सब आपके सामने है। पीटीआई से बल्ला छीनने का केस, इसी काजी ने बल्ला छीना। 6 इस्लामाबाद के जजेस का ख़त जिसको काजी ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वहाँ इसमें इतनी जुर्रत नहीं हुई कि ये किसी के खिलाफ बात कर सके। जो पर्दा नशीन हैं, जो पर्दे के पीछे बैठकर सारा खेल खेल रहे हैं, उनको बुलाने की काजी में जुर्रत पैदा न हुई। मखसूस नशिस्तों का केस काजी ने सुना और तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया। ये तो 8 अक्सरियती जजेस थे जिन्होंने इसका फैसला तहरीक इंसाफ के हक में दिया। मैं काजी की बात कर रहा हूँ। काजी और उसके हम नवा और दस्तखती जज जो हैं वो काजी की तरफ चले गए। इसके बाद पंजाब ट्राइब्यूनल्स का केस, हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए कहा कि ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को लगाया जाए। काजी ने उन्हीं के हक में फैसला दिया और फिर जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ तो काजी ने सुप्रीम कोर्ट को अदालत के बजाय एक पंचायत का दर्जा देते हुए ये कहा कि जी 4 हाई कोर्ट के जजेस ले लें और 4 आप रिटायर्ड जजेस ले लें। और 4 रिटायर्ड जजेस वहाँ पर तैनात किए गए जहाँ सबसे ज़्यादा केस तहरीक इंसाफ ने जीते हुए थे और जहाँ पर नून लीग नहीं हारी या वहाँ पर तहरीक इंसाफ का कोई केस नहीं था तो वहाँ इन्होंने हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जजों को तैनात किया। यानी यहाँ भी काजी ने बददियानती की। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, रीकाउंटिंग का केस काजी साहब के सामने जो जो आया उसमें काजी ने तहरीक इंसाफ से सीटें छीन कर नून लीग के हवाले की। और अरशद शरीफ केस वो भी इसी बदबख्त काजी के सामने लगा मगर इसने उस पर भी कुछ नहीं किया। इसी तरह से बेशुमार केसों की लिस्ट है। अगर मैं आपके सामने रखूं तो आज पूरा दिन इसी में गुजर जाएगा। मुख्तसर ये है कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को काजी जैसी नहूसत से आज आज़ादी दी है और तमाम आज़ाद मनश लोग, तमाम आइन पसंद और कानून पसंद लोग आज खुशी का सांस ले रहे होंगे कि काजी पाकिस्तान से चला गया, सुप्रीम कोर्ट से। दूसरी खबर आपके सामने रखता हूँ कि सरदार अख्तर मैंगल पर दहशतगर्दी का मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज कर लिया गया है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सेनेट के अमले को ज़दोकोब किया और उनके साथ उनके साथी भी थे। ये हुकूमत होश के नाखुन लेने से इनकारी है। इस हुकूमत ने जो भी फैसला किया वो गलत फैसला किया। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैसले कर रही है। बलूचिस्तान में अख्तर मैंगल एक ऐसी आवाज़ हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो प्रो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं। वो पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर रहते हुए उन्होंने अपनी पुरअमन जिद्दोजहद जारी की हुई है। अब आपने उन्हें इस नहज पर पहुंचा दिया कि उन्होंने अपना भी इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने अपने 2 अरकान सेनेट से भी मुस्ताफ़ी होने का कहा और उनके इस्तीफ़े दे दिए। आप चाहते क्या हैं? आप पाकिस्तान को कहाँ लेकर जा रहे हैं? बलूचिस्तान जल रहा है। अगर वहाँ पर कोई ठंडी हवा का झोंका आता है तो आप उसके साथ इस तरह से करेंगे। ये वो वाहिद सरदार हैं जिनकी वहाँ बहुत बड़ी अक्सरियत है, जिनकी बहुत बड़ी वहाँ कौम है। आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। वो आपके साथ खड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, वो पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हलफ उठाते हैं और आपने उन पर भी ये बोगस केस बनाया। जिस तरह से परवेज़ मुशर्रफ ने 2004 में उन पर केस किया था, उन पर वो भी ऐसा ही झूठा केस था और अब फिर ये झूठा केस दायर किया गया है। केसेस तो ख़त्म हो जाएंगे लेकिन आप जो ज़ख्म देते जा रहे हैं उन लोगों को जो प्रो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान
کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، خدا را ان کے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں۔ اب یہ 20 اکتوبر کا وقوعہ بتایا گیا ہے اور 24 کو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، تو 4 دن تک آپ کیا کرتے رہے؟ اگر ایسا تھا تو آپ کو اسی ٹائم ایف آئی آر کروا دینی چاہیے تھی۔ یعنی آپ نے یہ پری پلانڈ کیا ہے سارا کچھ، کہ اس طرح سے آپ لوگوں کو دبا دیں گے۔ آپ لوگوں کو اس طرح سے دبا نہیں سکتے، آپ ان کو اور زیادہ اپنے خلاف اکسا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ تو عوام ہے نہیں، آپ عوامی حمایت سے تو آئے نہیں ہیں، آپ کو تو لایا گیا ہے فارم 47 کے ذریعے سے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ کو کس طرح سے مسلط کیا گیا ہے۔ آپ پاکستان کا ہی کچھ خیال کر لیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔